नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कब जारी होगा जैक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, सामने आई बड़ी जानकारी। जैक की ओर से ली गई मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी होने की संभावना है। इसे लेकर जैक ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच का कार्य पूरा हो गया है। मार्क्स फाइल भी तैयार कर ली गई है। यह जानकारी जैक की ओर से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को दी गई है। वहीं जैक की ओर से एक पत्र झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार को लिखा जा रहा, जिसमें आदर्श आचार संहिता के बीच छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी जाएगी। जैक सचिव सचिदानंद तिग्गा ने बताया कि 20 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच का कार्य अभी कुछ जिलों में पूरा नहीं हो सका है। इस कारण इंटर की परीक्षा का रिजल्ट मैट्रिक के साथ नहीं जारी होगा। इंटर का रिजल्ट 17 मई के आसपास जारी होने की संभावना है। इस बार मार्क्स फाइल तैयार करने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसका लाभ रिजल्ट तैयार करने में मिल रहा। अप्रैल में जारी रहेगा झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव। आज इन जिलों में होगी बारिश। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। राज्य के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज हुई। आज के मौसम की बात करें तो रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने एंटी साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अधिकांश हिस्सों में वज्रपात को लेकर लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बारिश की बात की जाए तो आज राज्य के कुछ जिले जैसे गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, सरायकेला, खरसावां व पूर्वी सिंहभूम में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इन जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। वह तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 15 अप्रैल से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह स्थिति 18 अप्रैल तक रहने की संभावना है। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 38 तथा अन्य जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की उम्मीद है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी, कोल्हन तथा निकटवर्ती मध्य भाग, राजधानी और आसपास में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। जेपी पटेल ने कल्पना मुर्मू सोरेन से की मुलाकात। इस मीटिंग के क्या है मायने। हजारीबाग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जेपी पटेल की तरफ से बताया गया कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। दोनों की इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर विचार विमर्श किया होगा। 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली है, इसे लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई होगी। केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई होगी। बता दें कि हाल ही में कल्पना मुर्मू सोरेन बीजेपी के गढ़ हजारीबाग में भाषण देने पहुंची थी। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की थी। कल्पना अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गई है। ऐसे में नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना लगातार जारी है। मालूम है कि हाल ही में जेपी पटेल ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। जयप्रकाश भाई पटेल लगातार 3 बार से मांडू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत हासिल कर रहे। जेपी पटेल ने जेएमएम से राजनीति की शुरुआत की, लेकिन बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे और वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी टिकट पर चुनाव में जीत हासिल की और अब बीजेपी से वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रिम्स में लगाए जाएंगे 1700 कैमरे। स्टाफ के हर गतिविधि पर प्रबंधन की होगी पैनी नज़र। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में 1700 सीसीटीवी कैमरा लगाने की चर्चा है। इसकी खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि यह कैमरे इसलिए लगवाए जा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट को इस बात का शक है कि वार्ड से सर्जिकल सामान गायब हो रहे हैं, साथ ही दवाएं भी चोरी कर ली जा रही। इसमें रिम्स के कुछ स्टाफ के शामिल होने का भी संदेह है। इसलिए सीसीटीवी कैमरे के जरिए अस्पताल परिसर पर हर स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इन कैमरों को वार्ड और उसके स्टोर रूम से जोड़ा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अस्पताल परिसर की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अलग से कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी।
कैमरे के जरिए प्रबंधन रिम्स परिसर में भ्रमण करने वाले दलालों पर भी नजर रखेगा ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। गौरतलब है कि रिम्स में दलालों द्वारा ग्रामीण इलाके से इलाज कराने आने वाले भोले भाले मरीजों को अक्सर ठगा जाता है। इसके लिए ओपीडी ब्लॉक, जांच घर और ब्लड बैंक के पास भी सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं हॉस्पिटल परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। जयराम की पार्टी JLKM ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, रांची और धनबाद से इन्हें मिला टिकट। जयराम महतो की पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। JLKM झारखंड के 14 में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा पार्टी ने शनिवार को पत्र के माध्यम से 3 लोकसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। रांची, दुमका और धनबाद लोकसभा में JLKM ने उम्मीदवार उतारे हैं। रांची से देवेंद्र नाथ महतो, धनबाद से इखलाक अंसारी और दुमका से बेबी लता टुड्डू को प्रत्याशी बनाया गया है। जानकारी हो कि तीनों सीट पर एनडीए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है। वहीं इंडिया गठबंधन ने इन 3 सीटों में से महज एक पर ही उम्मीदवार का ऐलान किया है। रांची से एनडीए ने संजय सेठ, दुमका से गीता सोरेन और धनबाद से ठुल्लू महतो को टिकट दिया गया है। इंडिया गठबंधन ने दुमका से नलिन सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि JLKM पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। जयराम के चुनावी मैदान में होने से गिरिडीह लोकसभा का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए ने चंद्र प्रकाश चौधरी को दूसरी बार टिकट दिया। चंद्र प्रकाश बतौर आजसू प्रत्याशी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन ने झामुमो के मथुरा महतो को प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरपुर से गायब हुई छात्रा को रांची से किया गया बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर से लापता छात्रा को रांची के हटिया से बरामद किया गया है। छात्रा मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव की रहने वाली है। छात्रा को रांची के जगन्नाथपुर थाने की पुलिस ने बरामद किया है। लड़की को बरामद करके उसके परिजनों को सौंप दिया गया। छात्रा का नाम नेहा कुमारी है, जो MA की विद्यार्थी है। परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। 8 अप्रैल को लापता होने पर अगले दिन काजी मोहम्मदपुर थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया गया था। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने जब लड़की को ढूंढना शुरू किया तो उसके मोबाइल पर लोकेशन रांची दिखा। इसके बाद रांची पुलिस से संपर्क किया गया। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद ने बताया कि काजी मोहम्मदपुर की पुलिस ने युवती के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया तो उसके रांची में होने का पता चला। इसके बाद परिजन यहां आए और अपने एक परिचित की मदद से हटिया DSP व जगन्नाथपुर पुलिस को जानकारी दी। खोजबीन शुरू हुई तो हटिया में संचालित एक आश्रम में युवती के होने का पता चला। इसके बाद वहां की ब्रह्मचारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। परिजनों ने ब्रह्मचारी पर बहलाकर छात्रा को लाने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में पता चला कि छात्रा अपने मन से यहां आई थी। साथ ही युवती पारिवारिक कारणों से तनाव में थी। साहेबगंज पहुंची सीबीआई की टीम ने तीसरे दिन बैंक खातों के डिटेल निकाले। सीबीआई की टीम शुक्रवार को साहेबगंज के सिमरिया मौजा जांच करने पहुंची थी। यह जांच 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है। यह तीसरा दिन था जब सीबीआई की टीम जांच कर रही थी। कुछ खदानों की जांच पड़ताल की गई। इसके बाद टीम 2 भागों में बंट गई। एक टीम ईडी के गवाह व ग्राम प्रधान विजय हांसदा के गाँव भवानी चौकी पहुंची। यहाँ पर विजय हांसदा की प्राथमिकी में गवाह रवि हांसदा से पूछताछ की गई। गौरतलब कि ईडी के गवाह विजय हांसदा के ST/SC केस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम 3 दिनों से साहिबगंज में रुकी है। जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक रवि ने सीबीआई से कहा कि मुझे धोखे से आवास दिलाने के नाम पर कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया था। साथ ही बताया गया कि वह बाहर काम करता है। सीबीआई की टीम ने रवि से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की और कई अहम जानकारियां जुटाई है। दूसरी टीम महादेव मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा पहुंची, जहां विजय हांसदा के करीबी व पार्टनर के खातों की जानकारी हासिल की। शुक्रवार की दोपहर ही सीबीआई की टीम साहिबगंज चौक बाजार स्थित केनरा बैंक में पहुंची। यहां भी विजय हांसदा के दूसरे पार्टनर चुकड़ा मुर्मू के बैंक खाते से कई अहम डिटेल्स निकाले। जानकारी के मुताबिक वहां से निकलने के बाद टीम रेल मार्ग से पत्थर ढुलाई की भी जानकारी हासिल की। निमंत्रण कार्ड के जरिए वोट मांगना शख्स को पड़ा महंगा, प्राथमिकी दर्ज। चुनाव की घोषणा के बाद हर कोई अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहा है। ऐसे में एक शख्स को निमंत्रण कार्ड के जरिए वोट मांगना भारी पड़ गया। मामला रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत बड़की पोना गांव से आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने गृह प्रवेश समारोह के कार्ड में एक नेता के लिए वोट मांगा है। दरअसल पूरन कुशवाहा नामक व्यक्ति ने नया घर बनवाया। गृह प्रवेश समारोह में लोगों को आमंत्रित करने के लिए एक कार्ड छपवाया। कार्ड पर ही व्यक्ति ने वोट देने का नारा भी छपवा लिया था, जिसके बाद अब वह गृह प्रवेश कार्ड चर्चा का विषय बन गया है। इस बात की जानकारी जैसे ही रामगढ़ जिला प्रशासन को मिली, तुरंत कार्रवाई की गई। कार्ड छपवाने वाले घर के मालिक पूरन कुशवाहा के खिलाफ
रजरप्पा थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। डीसी चंदन कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। बावजूद इसके बड़की पोना क्षेत्र निवासी पूरन कुशवाहा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए गृह प्रवेश के निमंत्रण कार्ड में एक व्यक्ति के विशेष को वोट देने से संबंधित नारा लिखवा दिया। फिर इस निमंत्रण कार्ड को आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद लोगों को बांटे गए और 27 मार्च को गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन रामगढ़ ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पूरन कुशवाहा के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 27(a) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जेल में बंद हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे झामुमो के ये दिग्गज नेता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन मुद्दों पर हुई बात। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी ने क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को राज्य सरकार में मंत्री बसंत सोरेन, राजमहल से प्रत्याशी विजय हांसदा, गिरिडीह से प्रत्याशी मथुरा महतो और सिंहभूम से प्रत्याशी जोबा मांझी ने होटवार जेल में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बताया गया कि हेमंत के साथ चुनावी रणनीति पर बातचीत की गई। लोबिन हेम्ब्रम और होश समाज से बात करने की जिम्मेदारी बसंत सोरेन को दी गई है। वहीं जमशेदपुर सीट से प्रत्याशी पर भी बात हुई। खबर है कि इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। हेमंत सोरेन से यह भी बात की गई कि हो जनजाति के लोग सिंहभूम में जोबा मांझी का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर चमरा लिंडा लोहरदगा सीट को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। हेमंत ने सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दिया। इस मामले में पूछे जाने पर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि लोबिन हेम्ब्रम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके कुछ सवाल है, उन्होंने अभी नामांकन नहीं किया है। पार्टी उनसे संपर्क कर रही, जल्द उन्हें मना लिया जाएगा। उन्होंने सिंहभूम में जोबा मांझी के नाम का होश समाज का विरोध और लोहरदगा से पार्टी विधायक चमरा लिंडा के चुनावी मैदान में उतरने की बात पर कहा, कहीं कोई विरोध नहीं है। चुनाव में थोड़ी बहुत नाराजगी चलती रहती है, यह सभी पार्टियों में होता है। कोडरमा में एक खास समाज द्वारा अपने स्तर से जेपी वर्मा को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर भी उन्होंने कहा कि यह सब कुछ चुनाव के दौरान चलता रहता है। कोडरमा लोकसभा सीट पर 12 चुनाव में मात्र 5 महिलाओं ने आजमाई है किस्मत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने में लगे हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से इस बार भाजपा के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी को पुनः मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया महागठबंधन की ओर से भाजपा माले के बगोदर विधायक विनोद सिंह के नाम का ऐलान हो चुका है। इन दो नामों के अलावा अब तक किसी बड़े राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव का इतिहास बताता है कि लोकसभा चुनाव में यहां से किस्मत आजमाने में महिला चेहरों की संख्या काफी कम रही है। कोडरमा में 1977 से अब तक 12 बार आम चुनाव हुए, इसमें कुल 142 उम्मीदवार रहे हैं, पर अब तक के चुनावी समर में 5 महिला चेहरों ने अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि इसमें शामिल अन्नपूर्णा देवी के नाम इस लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा मत 4,55,600 से जीत हासिल करने का भी रहा है। जेपीएससी ने जारी किया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, 154 अभ्यर्थी सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बैकलॉग परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। जारी परिणाम के मुताबिक इस परीक्षा में 154 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। छात्र जेपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। सफल सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इसे लेकर आयोग की ओर से जल्द सूचित किया जाएगा। बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,341 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें 3,080 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। बता दें कि इसी साल 21 जनवरी को जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की संयुक्त सेवा बैकलॉग परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में 1506 अभ्यर्थी भाग लिए थे। कुल 10 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। राज्य पुलिस सेवा, राज्य कार्य सेवा और नियोजन सेवा के 2 पद मुख्य रूप से शामिल है। परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के 60, BC 1 के 17 और BC 2 के 77 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 6 दिनों बाद भी गुमशुदा सहायक पुलिसकर्मी का नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस खोजने में नाकाम। बालूमाथ थाना में पदस्थापित सहायक पुलिसकर्मी जयराम कुमार पिछले 6 दिनों से लापता है। लापता सहायक पुलिसकर्मी बालूमाथ थाना सीमा क्षेत्र से सटे बरियातू थाना क्षेत्र के राजगुरु ग्राम निवासी आदित्य साहू के बड़े बेटे हैं। परिजनों के अनुसार रविवार को जयराम अपने घर आया था। सोमवार की सुबह थाना से जयराम को फोन कर बुलाया गया। सोमवार को सुबह 7 बजे जयराम अपने घर थाना के लिए निकला। लगभग 1 बजे जयराम ने अपने भाई के पास रोते हुए फोन किया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, और उसने
ने बताया कि मैं कंचन मिश्रा के घर पर हूं। जयराम का भाई कंचन मिश्रा के यहां जाने के लिए निकला तो इसी बीच 1:18 में जयराम के द्वारा टेक्स्ट मैसेज किया गया कि यहाँ मत आना। श्री राम लगभग 2:30 बजे कंचन के घर पहुंचा। वहां अपने भाई को नहीं देखा, जबकि जयराम का बैग कंचन के घर के पास ही पड़ा था। इसके बाद श्री राम ने अपने भाई के बारे में जानकारी मांगी तो कंचन ने कहा कि मैं नहीं जानती हूं। जयराम के मोबाइल में फ़ोन लगाना शुरू किया, मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। इसी समय मैडम के मोबाइल भी बंद हो गया, जिसकी सूचना तुरंत स्थानीय थाना को दी गई तथा परिजनों के द्वारा खोजबीन जारी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना के अगले दिन सुबह पुलिस प्रशासन एवं परिजन खोजबीन कर रहे थे तो कंचन के घर से ठीक सामने से लगभग आधा किलोमीटर पीसीसी सड़क चतरा रांची मुख्य पथ तक खून की बूंदें गिरी थी, जिससे जयराम की हत्या का आशंका परिजनों के बीच बढ़ गई है। निरीक्षण के क्रम में पता चला कि उसे जिस जगह पर देखा गया उससे पहले सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, परंतु सीसीटीवी फुटेज में जयराम तथा चौकीदार कैद नहीं हुआ। अब 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन खोजबीन करने में असफल रही है, जिससे परिजनों का धैर्य दिन प्रतिदिन टूटते जा रहा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आरजेडी नेता हरदेव साहू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बोले प्रधानमंत्री की विचारधारा से हूं प्रभावित। झारखंड प्रदेश महामंत्री हरदेव साहू ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह आयोजन किया गया था। पार्टी मिलन समारोह में आरजेडी के प्रदेश महामंत्री हरदेव साहू सहित दर्जनों की संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलवाई। समारोह में रांची लोकसभा के निवर्तमान सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद हरदेव साहू ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। हरदेव साहू ने कहा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत तय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। झारखंड में रघुवर दास के कार्यकाल में बहुत काम हुआ था। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने रांची लोकसभा प्रत्याशी का जिक्र करते हुए कहा कि संजय सेठ को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की सिलसिला शुरू हो गया है। हर रोज विपक्ष की पार्टी को छोड़कर लोग बीजेपी का दामन थाम रहे। 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि देश में हमारी सरकार ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि कोई गरीब भूखा ना सोए, इसे लेकर मोदी जी 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जो 2029 तक मिलेगा। उसी प्रकार उज्ज्वला गैस योजना की मदद से हर घर में गैस सिलेंडर दिया गया। देश के गरीब और असहाय लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। बाबूलाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्ववर्ती हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार ने राज्य को केवल लूटने का काम किया है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा। चतरा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पोलिंग पार्टी को निशाना बनाने के लिए प्लांट किए गए थे 2 शक्तिशाली बम, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। आगामी 20 मई को चतरा में लोकसभा चुनाव होना है। इससे पहले एसपी और सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट के संयुक्त निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे और सीआरपीएफ के 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार के निर्देश पर अभियान में निकली पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की संयुक्त टीम ने चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया शक्तिशाली बम बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने कुंदा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित कुंजराम जंगल से 2 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद किया है। बरामद दोनों सिलेंडर बम क्रमशः 5 और 2 किलो के हैं। नक्सलियों ने यह बम लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी और उसमें शामिल सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से प्लांट किया गया था। सीआरपीएफ 190 बटालियन के अधिकारियों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बलों को टारगेट कर चतरा को दहलाने की साजिश रचते हुए बम प्लांट किया गया है। सूचना पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ 190 बटालियन के सहायक कमांडेंट मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम का गठन कर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। झापा ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जानिए कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय पार्टी भी अपनी अपनी रणनीति बनाने लग गई है। इसी बीच झारखंड पार्टी ने 3 सीटों से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चतरा से दर्शन गंजू को, चाईबासा से चित्रसेन सिंकू को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी घोषणा की कि वह 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें चाईबासा, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, खूंटी, राजमहल
निर्मल सीट शामिल है। इस बात की जानकारी झापा के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक भगत ने दी है। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष एनोस एक्का भी मौजूद रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झापा के वरीय नेताओं ने कहा कि झारखंड पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है और झारखंड पार्टी पूरे दम खम के साथ लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन करेगी। कहा कि झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है, जल जंगल जमीन की पार्टी है, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की पार्टी है। झारखंड की जनता राष्ट्रीय पार्टियों से उब चुकी है और विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी को आशा भरी निगाहों से देख रही है। झारखंड में बदलाव की कहानी लिखी जा चुकी है। निश्चित तौर पर बदलाव होगा और झारखंड पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीतने का काम करेगी। झारखंड के गुमला से टीएसपीसी के 4 नक्सली गिरफ्तार, 4 बंदूक बरामद। झारखंड की गुमला पुलिस ने टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके पास से बंदूक, गोली व मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों इन्होंने गुमला की उत्तरी कोयल नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की थी और बंधक बनाकर रखा था। पर्चा छोड़कर 25 लाख रुपए लेवी की मांग की थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और टीम का गठन कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उग्रवादियों ने 4 अप्रैल को घाघरा व सिसई प्रखंड के सीमावर्ती जलका स्थित उत्तरी कोयल नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की थी। घंटों बंधक बनाकर रखा था। इसके साथ ही पर्चा छोड़कर 25 लाख रुपए की लेवी की मांग की थी। उग्रवादियों द्वारा पुल निर्माण कार्य बंद कराने के बाद आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने उग्रवादियों के खिलाफ पारंपरिक हथियार उठा लिया था और पुल निर्माण शुरू कराया था। गुमला पुलिस भी उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए एसडीपीओ गुमला सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर इन 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया था। एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि ये चारों पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के नाम पर पुल निर्माण बंद कराने के बाद टीम गठन होने के बाद अनुसंधान शुरू किया गया। छापेमारी के क्रम में सिसई थाना अंतर्गत ग्राम मेड़िया टोली मुर्गू के 11 अप्रैल की रात को चारों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।